Welcome everyone. This is me Puneet Singhal again and welcome to Notes. And this is the part of conceptual series जहाँ पर हम कंसेप्ट रीड कर रहे हैं, और इन कंसेप्ट के अंदर अभी हमने जो है MSN उठा के रखी हुई है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। और इस मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हमने हेमाटोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, और हेमाटोलॉजी का ये हमारा 7th लेक्चर है। इस 7th लेक्चर में एक्चुअली में सेकंड पार्ट है ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इन लास्ट क्लास इन दैट प्रीवियस क्लास में हमने जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिस्कस किया था। उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो पार्ट है तो उसमें हमने देखे ब्लड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं एंड ऑल, और कैसे उनको जो है रिसीव किया जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है एंड ऑल चीज़ें। इस जो लेक्चर है इसका हमारा मेन मोटो रहेगा कि हम समझे कि एडमिनिस्ट्रेशन हम कैसे कर रहे होते हैं किसी भी ब्लड प्रोडक्ट का, मतलब बॉडी में कैसे उन्हें लगाना होता है, चाहे वो ब्लड हो चाहे वो ब्लड प्रोडक्ट हो। क्या ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट होते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की थी। जस्ट एक क्विक रिवीजन हम उन चीज़ों का ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला था कि हमारे पास जो होल ब्लड होता है, उस होल ब्लड को हम जैसे सेंट्रीफ्यूग करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो सब चीज़ों में प्रेसिपिटेट बनने लगते हैं, और जब प्रेसिपिटेट बन रहे होंगे तो वो एक आरबीसी वाले पार्ट और रिच प्लाज्मा में जो है तब्दील हो जाएगा। प्लाज्मा इज रिच टू प्लेटेड, दैट इज कॉल्ड द पीआरपी, प्लेटेड रिच प्लाज्मा। आरबीसी को पैक कर देंगे, पीआरबीसी हो जाएगी, और प्लेटेड प्लाज्मा में से प्लेटलेट अलग कर लेंगे जो कि एचडीबी और आरडीबी टाइप की होगी, और जो प्लाज्मा है उसको हम अलग रख लेंगे जिसको जमा देंगे, इसे एफएफपी बोलेंगे। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जब उसको थॉन करेंगे, पिघलाएंगे वापस से, तो इट विल बी नोन एज दी क्रायो प्रेसिपिटेट और द CPP, वाइट होल ब्लड, PRBC, WBC, प्लेटेड एंड द FFP एंड द CPP के बारे में डिटेल में डिस्कस किया लास्ट क्लास के अंदर। देन हमने देखे थे कि क्या क्या एडिटिव्स हम इनके अंदर और ब्लड प्रोडक्ट में मिला सकते हैं ताकि इनका लाइफ स्पान बढ़े। इसके लिए हमने मोस्ट कॉमनली CPDA बताया जिसका लाइफ स्पान 35 डेज हो जाएगा। डोनर की क्या खासियत होनी चाहिए उसके लिए हमने कुछ क्राइटेरिया जहाँ पर डिस्कस किए, और उसके बाद में डोनर कितने टाइप के हो सकते हैं, डेजिग्नेटेड, ऑटोलॉगस या फिर जो है इंट्राऑपरेटिव ब्लड सेल्वाज। हमने एफआरएसएस मशीन और एफआरएसएस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, एंड एंड ऑफ द डे हमने डिस्कस किया था कि ब्लड डोनेशन के जो है जो पर्सन ब्लड डोनेट कर रहा है उसको क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। ओके, जिसमें से हम नॉर्मली तो ब्लीडिंग देख रहे होते हैं पंक्चर साइड से, बट और भी कोई अगर है तो हम इन्हें कैसे प्रिवेंट कर पाएंगे, सब चीज़ें। Now the most important part, and just believe me, this is the most important part जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कभी भी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में हम लास्ट में इस लेक्चर के लास्ट में 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम ने यहाँ पर पूछना चाहता है आपसे। ओके, सो द पार्ट इज़ की ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। अगर आपने जो है डॉक्टर की पर्ची देखी, डॉक्टर की स्लिप देखी, या फिर डॉक्टर ने आपको जो है ऑर्डर दिया कि सिस्टर इसको जो है आपने ब्लड लगाना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो आपने क्या क्या स्टेप पते होने चाहिए, वो सारी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन इम्पोर्टेंट चेक, क्या क्या हमने चेक करना है, और ये चेक हमेशा 2 नर्स के द्वारा किया जाना चाहिए ताकि कन्फर्मेशन अच्छा हो और एरर प्रिवेंट हो जाए। क्या कि भाई सबसे पहले आपने ऑर्डर चेक करना है, और ये ऑर्डर डॉक्टर के थ्रू होगा, तो प्लीज़ पहले ऑर्डर चेक करें कि ऐसा कोई BT ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ऑर्डर है भी या नहीं। अगर ऑर्डर मिल गया देन पेशेंट की आप आइडेंटिफिकेशन चेक करें कि वही सेम पेशेंट है जिसके लिए इसका नाम, जेंडर, ओके, उसका एज, उसके फादर का नाम एंड एड्रेस एंड बर्थ प्लेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। जस्ट बेड नंबर से कभी आइडिया ना लगाएं कि यार बेड नंबर 5 पे है तो राधे श्याम ही होगा, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। ऑर्डर चेक करें, आइडेंटिफिकेशन डेटा चेक करें, उसके अलावा डोनर का एंड रेसिपिएंट का टाइप चेक करें। क्या टाइप चेक करना है, ब्लड टाइप चेक करना है। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज द क्रॉस मैचिंग। ओके, द क्रॉस मैचिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पर आप ब्लड जो डोनर है और रेसिपिएंट है उनके बीच में आप क्या देख रहे होते हैं कि उनका जो ब्लड एक दूसरे के लिए कंपेटिबल है भी या नहीं है। हमने इससे लास्ट से सेकंड लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यही तो पढ़ा था कि ब्लड किसकी एक दूसरे के लिए कौन से ब्लड कंपेटिबल हो सकते हैं, हमने ब्लड ग्रुप जब डिस्कस किए थे। तो डोनर रेसिपिएंट का आपने टाइप चेक करना है, देन यू हैव टू बी चेक फॉर दी एक्सपायरी डेट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगेन अगर ब्लड एक्सपायर हो चुका है तो हम यूज़ नहीं करेंगे। एक्सपायर क्या होगा भाई, अगर CPD जैसे 35 डेज तक यूज़ कर सकते हैं तो उसके बाद में उसका एक्सपायरी डेट ही है। ओके, इसके अलावा आपको ब्लड बैग में कोई अगर एबनॉर्मलिटी बाहर से देखने पे दिखाई दे, नॉर्मली ब्लड बैग जो नॉर्मली कि हमेशा ही ब्लड बैग ट्रांसपेरेंट होते हैं। ओके,
तो अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी इसमें दिखाई दे रही है, जैसे कि उसमें अगर आपको कोई एयर का बबल दिख रहा है, एयर के बबल, मेरी बात ध्यान से सुनना, एयर के बबल कभी बार दिख सकते हैं विच इज़ नॉर्मल, बट एयर का बबल होने का मतलब बहुत सारा एयर का बबल घूम रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। एयर ना हो, क्लॉट कभी घूम रहा हो, कलर अगर कुछ आपको अलग दिख रहा है या फिर कहीं से लीकेज हो रहा है, तो ऐसी सब कंडीशंस के अंदर हम क्या करते हैं, वापस से ब्लड बैग को रिटर्न कर देते हैं किसमें, ब्लड बैंक में। ओके, और ब्लड बैंक में जब इसको रिटर्न करते हैं तो उसके लिए आप येलो बैग के अंदर इसे रख के देते हैं, हमेशा याद रखें। ओके, जो BMW का बायोमेडिकल वेस्ट का येलो बैग में आप इसे वापस से, आपसे पूछा जाए कि अगर ऐसा कोई एबनॉर्मल बैग आपको दिखे तो आपने क्या करना है, उस केस में ब्लड बैग को आपने वापस से रिटर्न कर देना है टू दी ब्लड बैंक जहाँ से ब्लड बैग आया है। ओके, नाउ द बिफोर प्रोसीजर, की प्रोसीजर के पहले हमने क्या करना होता है, कुछ रेगुलर चेकअप्स थे तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा हर केस के अंदर करने। नाउ व्हाट अबाउट दिस बिफोर प्रोसीजर थे, कि जब भी आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में प्रोसीजर से पहले जो है क्या किया जाना जरूरी है। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। Okay, so what are the things that you have to be check before the procedure, you have to be do before procedure? First of all, patient को आप जाते ही एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर कि हम क्या करने वाले हैं, इसका पर्पज़ क्या, और उसके अगर कोई क्वायरी है तो या फिर उसके कोई भी सवाल है तो हमने बेसिकली उनका आंसर हमने देना है। उसके वाइटल्स चेक करना है, व्हाट आर द वाइटल्स, TPR एंड दी BP टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड दी ब्लड प्रेशर। देन यू हैव टू बी चेक फॉर दी लैब रिपोर्ट्स, जैसे कि अगर कोई हीमोग्लोबिन की वैल्यू है, HCT की वैल्यू है, या फिर आपको PCB के वैल्यू देखे, इन ऑल रिपोर्ट एक ही रिपोर्ट में आपको सब मिल जाएगा। इन केस ऑफ CBC में आप सब देख पाएंगे। तो और भी कोई अगर इन्वेस्टिगेशन है तो प्लीज़ चेक कीजिए, अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर आपको दिख जाए क्या पता, तो सारी की सारी लैब रिपोर्ट आपने चेक करनी है। देन इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है। व्हाट इज़ द इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, तो आप हमें अनुमति दीजिए, कंसेंट दीजिए। ओके, और यहाँ पर जो है पेशेंट अपने क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा। ओके, तो इन्फॉर्म कंसेंट या तो पेशेंट दे रहा होता है, पेशेंट अगर अवेलेबल नहीं है, जैसे पेशेंट कोमा में या फिर सर्जरी के दौरान है, तो ऐसे केस में हम अटेंडर से जो है फर्स्ट जो ब्लड लेटेगा उससे हम कंसेंट ले रहे होते हैं। ओके, इन्फॉर्म कंसेंट आपसे पूछा जाता है कि किस चीज़ के लिए है, तो ये आपको प्रिवेंशन देता है, और किस चीज़ की प्रिवेंशन देता है, तो लीगल सेफ्टी देता है। किसको देता है, ये आपके लिए, पेशेंट के लिए है, तो यार ये आपके लिए, ये मोर ऑफ दी आपके मेडिकल स्टाफ के लिए, या मेडिकल बोल लो, नर्सिंग बोल लो, तो ये मोर ऑफ द मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ के लिए कि हमने भाई पेशेंट को इन्फॉर्म किया था, तो ये आपको लीगल सेफ्टी देगा कि कल को पेशेंट कोर्ट में जाके क्लेम नहीं कर पाएगी भाई ऐसा हमने कुछ बताया नहीं गया था। तो उसके लिए आप इन्फॉर्म कंसेंट प्लीज़ साइन करवा के रखें। ओके, बिकॉज जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तक पहुँच जाते हैं अगर कुछ गलती इसके अंदर होने लगे तो। नाउ द टीच पेशेंट फॉर डेंजर साइन, पेशेंट को यहाँ पर डेंजर साइन भी बताने की क्या क्या चीज़ें आ सकती है। डेंजर साइन का मतलब, डेंजर साइन का मतलब पेशेंट को ये चीज़ बतानी कि अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो तो हमें तुरंत से तुरंत इन्फॉर्म करें ना कि ये डेंजर साइंस है। जैसे कि NBA मैंने शॉर्ट में लिखा है, N स्टैंड फॉर नोजिया, लाइक पेशेंट को अगर थोड़ा सा जी घबराने लगे, B स्टैंड फॉर जैसे कि वॉमिटिंग, उल्टी का होने लगे, पेशेंट को बॉडी में इचिंग होने लग जाए, खुजली होने लग जाए, कहीं पे चिल्स मतलब एकदम बहुत ज़ोर से ठंड लगने लग जाए, पेशेंट को चेस्ट में पेन होने लगे, SOB मतलब सांस लेने में तकलीफ होने लगे, शॉर्ट में लिखा है मैंने शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो अगर पेशेंट को SOB हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगे, स्वेट पसीना पसीना एकदम पेशेंट से हो जाए, या फिर हेड एक होने लगे मतलब सर में दर्द होने लगे, पेशेंट को बताने के सारे डेंजर साइन है, प्लीज़ जैसे ये सब कुछ होने लगे हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम आगे इंटरवेन कर पाएँ। ओके, अगला काम हम कर रहे होते हैं यहाँ पर ट्यूब की प्राइमिंग। व्हाट इज़ द ट्यूब की प्राइमिंग, ट्यूब की प्राइमिंग का मतलब ट्यूब को एक बार वॉश करना जो होता है ना, उसी को ट्यूब की प्राइमिंग कहते हैं। कैसे करते हैं, जस्ट कुछ नहीं है, जो हमारे पास जो IV सेट की ट्यूब है ना, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट है उसमें से बस एक बार जो भी हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन है उस आइसोटोनिक सॉल्यूशन से उसे वॉश करना होता है, अंदर से फ्लश करके निकालना होता है उसमें से। ओके, वो कौन सा सॉल्यूशन हम काम में लेते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन NS नॉर्मल सलाइन के केस में कितने कंसंट्रेशन में आता है, 0.9% NS नॉर्मल सलाइन, है ना। नॉर्मली हम यही काम में लेना है। अगर हमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन कोई भी काम में लेना है, याद प्लीज़ याद रखें, ब्लड के साथ एक रूल है। ओके, ब्लड के साथ रूल क्या है कि ब्लड के साथ आप केवल और केवल आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही मिक्स कर सकते हैं, ना आप हाइपोटोनिक मिक्स कर सकते हैं, ना फिर हाइपरटोनिक मिक्स कर सकते हैं। अगर दोनों में से कोई सा भी आपने मिक्स किया, ब्लड का सत्यानाश हो जाएगा। अब आप कैसे जानते हैं इस बात को, ये आपको ऑस्मोसिस में पढ़ने को मिलेगा कि 3 टाइप के हमारे पास सॉल्यूशन हो सकते हैं। हमारे पास आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। हम इनको कैसे कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करते हैं इन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, कि मेरी बॉडी के ब्लड का कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर है।
अब उस ऑस्मोटिक प्रेशर के कंपैरिजन में जो भी मेरे को सॉल्यूशन मिले उसका देखना है। अगर मेरे बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर किसी बाहर वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है तो इसका मतलब दोनों की टॉनिसिटी बराबर है, दोनों एक ही लेवल पे। इट मीन दीज आर कॉल्ड एज दी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर बाहर वाले किसी सॉल्यूशन की ऑस्मोलरिटी मेरे ब्लड की ऑस्मोलरिटी से ज़्यादा है, दिस इज कॉल्ड एज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और अगर कम है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, हमने जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड के साथ केवल और केवल आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं आप, ना आप हाइपोटोनिक यूज कर सकते हैं ना फिर आप हाइपरटोनिक यूज कर सकते हैं। और हाइपो और हाइपर नहीं यूज करेंगे तो हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन में भी केवल और केवल, अब आप पूछोगे आइसोटोनिक में तो नॉर्मल सेलाइन आता है, आइसोटोनिक में तो डी डेक्स्ट्रोज 5% आता है, रिंगर लैक्टेट आता है। तो ना हमें रिंगर लैक्टेट यूज करना है ना हमें डेक्स्ट्रोज यूज करना है। क्यों यूज नहीं करना है वो मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन हमने सिंपली याद रखना है केवल और केवल हम क्या यूज कर सकते हैं? नॉर्मल सेलाइन। उसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। रिमेंबर, हमेशा प्लीज इस पॉइंट को याद रखना, जितना आप रट सकते हैं ना आप रट लें। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे, नेवर एवर एवर ऐड एनीथिंग टू ब्लड। कभी कुछ भी ब्लड में ऐड नहीं करना है। ब्लड के साथ अगर कोई अकेला फ्लूइड अगर कंपेटिबल है तो दैट इज ओनली 0.9% NS नॉर्मल सेलाइन एंड 0.9% NS इज एन isotonic solution. What is the meaning of 0.9%? Simply the meaning of 0.9% NS is 0.9% NaCl in that 100 ml water and that water is distilled water, कुछ भी नहीं है। मतलब 100 अगर ml मैंने पानी लिया है तो उसमें मेरे पास 0.9 ग्राम NaCl है। ये सिंपल मीनिंग है 0.9 NS का। और इसकी जो ऑस्मोलरिटी बनती है सॉल्यूशन की, क्योंकि आपने देखो ना, मैंने बोला ना बॉटल लिया है जिसमें आपने NaCl मिलाया है, इट मीन्स आपने सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला दिया। इट मीन्स आपने क्या बना दिया? सॉल्यूशन बना दिया। और सॉल्यूशन की तो हमेशा एक कंसंट्रेशन होगी ना, और ये कंसंट्रेशन कौन डिसाइड करेगा भाई? उसका सॉल्यूट। आपने NaCl मिलाया, कितना मिलाया, तो इसकी जो भी ऑस्मोलरिटी आती है वो ब्लड के बराबर होती है। दैट्स वाई हम इसे क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, तो प्लीज़ याद रखिए कि ओनली कंपेटिबल फ्लूइड विथ ब्लड इज 0.9% NaCl। लेकिन अगर खुजली फिर भी ना मिटे तो आपको अगर दूसरा फ्लूइड बताना हो तो आप 0.5% एल्बुमिन बता सकते हैं। बट याद रखें कि एल्बुमिन फ्लूइड नहीं है, सॉल्यूशन है। हम दो तरह के सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं बॉडी में। एक तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं उन्हें हम क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन कहते हैं, और दूसरे टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें कॉलॉइड सॉल्यूशंस कहते हैं। आप जितना भी NS, RL, डेक्स्ट्रोज, एनोली, फलाना डिमका यूज करते हैं, ये सब क्रिस्टलाइज सॉल्यूशन होते हैं, सब क्रिस्टल्स बना सकते हैं। एल्बुमिन 5% एल्बुमिन इज एन कौन सा सॉल्यूशन? तो दिस इज एन कॉलॉइड सॉल्यूशन। ओके, ये प्रोटीन है यार, जो आपके ब्लड प्रोटीन है ना वही प्रोटीन है, सेम प्रोटीन, बस बाहर से लगा रहे हैं। कब जरूरत पड़ेगी? जब बॉडी में कम पड़ जाएगा। हाइपोप्रोटीनीमिया जैसे कि हाइपोएल्बुमिया कंडीशन हो गई, इन केस ऑफ जैसे कि आपका किडनी डैमेज हो गया तो किडनी से प्रोटीन बाहर निकल रहा है, एल्बुमिन बाहर निकल रहा है, तो एल्बुमिन यूरिया होगा, हाइपोप्रोटीनीमिया होगा, तो इन केस में आप बाहर से लगाएंगे तो आप 5% एल्बुमिन कंपेटेबल होगा ब्लड के साथ। ओके, बट एल्बुमिन हमेशा यूजुअली यूज़ नहीं कर रहे होते हैं ना हम भाई, कि किसी को अगर IV लाइन ब्लॉक हो गई है, ब्लड लाइन जो है ब्लॉक हो गई, तो हम एल्बुमिन से थोड़ा सा फ्रेश करने बैठेंगे। हमको तो कोई नॉर्मल सोल्यूशन चाहिए ना। एल्बुमिन का एक बोतल यार 150-200 ml का जो है यहाँ पे कहीं जाके बैठता है 5-6 हज़ार रुपये का, तो हमेशा एल्बुमिन तो फ्लश नहीं कर रहे होंगे ना, हम क्या यूज़ कर रहे होंगे उस केस में? तो 0.9% नॉर्मल से नहीं। तो प्लीज़ याद रखें, नेवर एड एनीथिंग टू ब्लड, ओनली कंपेटिबल फ्लूइड विद ब्लड इज 0.9% NS। ओके, व्हाट अबाउट दी अदर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जैसे कि भाई रिंगर लैक्टेट RL। RL का पूरा नाम क्या है? रिंगर लैक्टेट। ओके, रिंगर लैक्टेट RL को किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताएंगे कि RL का दूसरा नाम क्या है, रिंगर लैक्टेट का दूसरा नाम कैसे, कौन से सॉल्यूशन के थ्रू कहते हैं? इसके आगे एक वर्ड है और आगे कौन सा सॉल्यूशन है। तो रिंगर लैक्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो ये आपने मेरे को आंसर करना है। नाउ
RL के अलावा और कौन कौन से सॉल्यूशन है, तो डेक्सट्रोज 5%, डी मतलब डेक्सट्रोज 5% ऑल्सो इज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, या फिर डेक्सट्रोज का 0.45%, इट इज़ सॉरी डेक्सट्रोज का 45% भी आता है, डेक्सट्रोज का 5 है ना, तो डेक्सट्रोज का 5 के बाद में डेक्सट्रोज का 2.5 भी आता है, तो इट इज़ एन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऑब्वियसली। 0.545% NS मतलब NS की जो कंसंट्रेशन थी 0.9 उसका जस्ट आधा, ये हाइपोटोनिक हो जाएगा। या फिर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन TPN, और यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं वो कि TPN को ब्लड के साथ दे सकते हैं, कभी नहीं देना TPN, ओके है ना। TPN कैसा सॉल्यूशन होता है, तो याद रखें TPN इज एन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, TPN इज एन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ओके। 0.45% NS सोच के देखो, इससे तो आधा है तो यार, इससे तो हाइपोटोनिक ही होगा, ये आइसोटोनिक है, ये आइसोटोनिक है, तो 3 आइसोटोनिक अगर आपने याद रखने हो तो 0.9% NS प्लीज़ याद रखें, ओके। और RL और डेक्सट्रोज 5%, ये आप याद रख सकते हैं। RL को यूज क्यों नहीं कर पा रहे भाई, RL में क्या प्रॉब्लम है यार, RL को इसलिए यूज नहीं करना क्योंकि RL के अंदर ना कैल्शियम प्रेजेंट होता है, और कैल्शियम का काम है ब्लड क्लॉटिंग करा देना, तो ये तो ब्लड क्लॉटिंग करा देगा, तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम आफत आ जाएगी, ओके। तो कभी भी हम कैल्शियम को यूज नहीं करेंगे। कैल्शियम कौन सा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, फिर रिमेंबर कैल्शियम इज द 4th नंबर का ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ओके। चलो, तो इसलिए आपने हमेशा याद रखना है कि ऑलवेज जब भी आप ब्लड बैग लटकाएं ना, तो ब्लड बैग के साथ में हमेशा एक NS की बोतल लटका के रखें। कनेक्ट चाहे करे तो करे, ना करे, लेकिन NS की बोतल लटका के रखो। अगर आपको कनेक्ट करनी भी हो ना, तो सिंपल तरीका है कि बाई ट्यूब हम काम में लेते हैं, ऐसी बाई ट्यूब आती है। बाई ट्यूब में देख रहे हो आप कि अगर मैं चाहूँ तो 2 इनपुट लगा सकता हूँ और 1 आउटपुट ले सकता हूँ, ओके। तो एक ट्यूब में हम जो है, एक छोटा सा इतना सही आता है वैसे ना, इस ट्यूब में एक साइड से तो हम NS लगा देंगे और एक साइड से ब्लड बैग लगा देंगे, ओके। तो फिर क्या आप पूछोगे भाई दोनों एक साथ चलेंगे? नहीं नहीं नहीं, क्यों दोनों एक साथ क्यों चलाने? अगर मेरे को ब्लड चलाना है तो मैं ब्लड वाला पार्ट ओपन करके रखूँगा, अगर मेरे को NS चलाना है तो NS वाला पार्ट ओपन करके रखूँगा, ओके। अगर मेरे को ब्लड चलाना है तब तक मैं NS वाला पार्ट बंद कर दूँगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि अलग अलग लाइन लेनी पड़ेगी आपको, और तुरंत कनेक्ट करने के लिए इतना मैश नहीं होना पड़ेगा, तुरंत आपके पास एक बाई ट्यूब होगी जिससे आप तुरंत एक्सेस ले पाएंगे, ओके। सो हमेशा याद रखें कि ऑलवेज हैंग 1 बैग ऑफ 0.9% NS विद द ब्लड बैग एंड यूज बाई ट्यूब और स्ट्रेट ट्यूब। बाई ट्यूब यूज करो, स्ट्रेट ट्यूब यूज करो, कोई सी भी ट्यूब यूज कर सकते हैं कनेक्ट करने के लिए, ओके। जस्ट 2-3 लाइनें और ऊपर बची थी, हमने बोला था कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन केवल उसके साथ हम टोटल प्राइमिंग उसकी कर सकते हैं। चल, देन कलेक्शन ऑफ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पहले से अगर किसी पेशेंट का उस पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है नहीं हुआ उसके बारे में पता करेंगे। क्यों पता करेंगे? अगर उसको पहले कोई रिएक्शन हो रखी तो हमारे लिए कितना ईजी हो जाएगा ना चीज़ों को भाई एसेस कर पाना, तो वो तुरंत बता देगा। और अगर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन वो बोल रहा है कि भाई मैंने तो पिछली बार ब्लड लगवाया था और मेरे को तो ये फलाना डिमका हो गया था, और आपको समझ में आया कि अरे सारी एलर्जिक रिएक्शन है, तो ऐसे केस में डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के फटाफट से प्रिपेयर करके और हम जो है डाइफेनहाइड्रामीन जो है उसे एडमिनिस्टर कर देंगे, एंटी एलर्जिक एजेंट 30 मिनट पहले, ओके। कितने मिनट पहले? 30 मिनट पहले, प्रोसीजर के आधे घंटे पहले हम उसे लगा देंगे। यहीं पर मैं एक केस दे रहा हूँ कि अगर किसी पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है प्रोसीजर से, तो हम क्या करेंगे? अभी मैंने बोला ना कि वाइटल चेक करने, और वाइटल में अगर किसी पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, अब क्या करेंगे? तो इस केस में है ना, हम जो है प्रोसीजर को होल्ड कर देते हैं और डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो अगर रेज टेम्परेचर फीवर है तो हम जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करते, अगर डॉक्टर बोल रहा है लगा दो तो फिर हम लगाते रहे होते हैं। चल, यहाँ पर अब हमने आर्टिकल देखने की कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पर लगने वाले हैं। बहुत बेसिक आर्टिकल यार, IV स्टेंट तो आप लगाओगे लटकाओगे किसमें? कैनुला आपने लगाना पड़ेगा, और कैनुला के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कौन सा कैनुला आप यूज करोगे। बहुत कलर्स के कैनुला आ रहे हैं ना भाई मार्केट के अंदर, और आपने सारे आने चाहिए। आपने 2 कैनुला याद रखने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में, 18 गेज और 20 गेज। हम नॉर्मली 18 गेज और 20 गेज यूज कर सकते हैं, ओके। मैंने इन दोनों का कलर थोड़ा डिफरेंट रखा है, प्लीज़ देखना। मैंने 18 गेज वाले का कलर जो है ग्रीन से लिखा है, 20 गेज को पिंक से लिखा है, क्योंकि यही इनकी कलर कोडिंग है। 18 गेज का जो कलर कैनुला होता है वो कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर की कोडिंग होगी, और 20 गेज वाले के ऊपर कैसी कलर कोडिंग होगी? पिंक कलर कोडिंग होगी, ओके। तो प्लीज़ मैं अब आपसे पूछूंगा सवाल, क्या सवाल पूछूंगा? इससे पहले और बाद वाले कैनुला, तो आप मेरे को बताएंगे कि 16 गेज का कैनुला किस कलर का होता है, और 22 और 24 गेज का कैनुला किस कलर का होता है। अगर ये आप पे आते हैं तो आप पे ऑलमोस्ट बहुत सारे कैनुला आते हैं, 14 भी है, उधर 28 भी है, लेकिन आपने 18 और 20 तो आज के डेट में आ गए। इज दैट ग्रेट? चलो,
18 गेज 20 गेज। पीडियाट्रिक केस में हम काफ़ी बार 24 गेज का कैनुला यूज़ कर सकते हैं बीटी के लिए। चलो 24 का मैं बता देता हूँ। 24 का जो कैनुला होता है वो कौन से कलर का होता है? दिस इज़ द येलो कलर का कैनुला। ओके, चलो तो पीडियाट्रिक में याद रखेंगे येलो कलर का कैनुला। ठीक है, कैसे याद करेंगे? तो भाई बड़ी डिस्कस्टिंग सी ट्रिक है, बट आप चाहे तो ऐसे याद रख सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बहुत पॉटी करते हैं, बहुत स्टूल पास करते हैं। ओके, और 24 गेज का जो कैनुला वो किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। तो आई थिंक आप रिलेशन अब ढूंढ पा रहे होंगे, मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। तो 18 गेज और 20 गेज दोनों का कैनुला काम में ले सकते हैं, लेकिन अगर आप में तो दो ऑप्शन में होंगे, एक आंसर करना है ना, दो थोड़ा ना करना है। तो ऐसे केस में हम जो है 18 गेज का कैनुला काम में लेंगे। भाई जो बड़ा है, जिसका डायमीटर बड़ा है ना, और आपने रूल पता है ना कि जितना कम गेज होगा डायमीटर उतना ज़्यादा होगा। कैनुला जितना छोटा होगा गेज जितना कम होगा कैनुला उतना ही बढ़ता जाएगा, नंबर जितना कम कैनुले का साइज उतना ज़्यादा। ओके, तो 18 गेज का बड़ा है तो हम इसको यूज़ करेंगे भाई, ताकि ब्लड सेल्स जब इसमें से निकले तो टूट ना जाए। छोटी जगह से निकले तो टूटने के चांसेस होंगे ना, तो इस हेमोलाइसिस को प्रिवेंट करने के लिए जो है हम बड़ा कैनुला काम में लेते हैं। और बड़ा कैनुला मतलब कितना? 18 गेज का कैनुला काम में लेंगे ओवर दी 20 गेज के कैनुला। अगर ऑप्शन में नहीं है 18, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम 20 यूज करेंगे। नाउ व्हाट आर द साइट फॉर कैनुला? कैनुला लगा कहाँ रहे होते हैं? तो मोस्ट कॉमनली तो हमने जो है 4 आर्म यूज़ करनी है। एडल्ट में हो चाइल्ड में हो हम 4 आर्म यूज़ करते हैं, लेकिन नियोनेट के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। प्लीज़ याद रखें, नियोनेट जो अभी पैदा हुआ है ये बच्चा, ओके, तो ये 6-7 दिन तक जब ये बच्चा है ना, नियोनेट वाली बातें जब यहाँ पर हो रही है, 28 दिन तक के बच्चे को बोलते हैं नियोनेट इफ़ यू रिमेंबर, और 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं बर्थ के बाद। तो इस नियोनेट के केस में ना हम अम्बलाइकल कॉर्ड यूज़ करते हैं। दैट अम्बलाइकल कॉर्ड जो बच्चे के पेट में से निकली होती है ना, जहाँ से हम कॉर्ड कट कर देते हैं, तो उस अम्बलाइकल कॉर्ड में अम्बलाइकल वेन ढूंढते हैं और उस अम्बलाइकल वेन के अंदर उसे लगा देते हैं। सही बात, डेफिनेटली प्लीज़ याद रखें कि नियोनेट में जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास होती है, दैट फर्स्ट प्रायोरिटी इज अम्बलाइकल कॉर्ड का प्रायोरिटी। इसीलिए याद रखें जब अम्बलाइकल कॉर्ड कट करी जाती है ना, तो उसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे कट करना होता है, बिल्कुल मार्जिन से कट करना नहीं होता, ताकि हम जो है उसके अंदर कल को कैनुला या फिर ट्यूब डाल पाएँ। अगर कल को ज़रूरत पड़ जाए बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की, आप पूछोगे कब ज़रूरत पड़ी? जब आपको पीलिया पढ़ाऊंगा, जॉन्डिस पढ़ाऊंगा, नियोनेटल जॉन्डिस, तब काम आएगा। नियोनेटल जॉन्डिस के अंदर करना पड़ता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और यहीं से करते हैं फिर अम्बलाइकल कॉर्ड से। ब्लड एक्सचेंज भी करना पड़ जाता है, पूरा ब्लड निकाल के नया ब्लड डालना, यहीं से करेंगे। तो नियोनेट में हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है अम्बलाइकल कॉर्ड, और फर्स्ट प्रायोरिटी अगर उसके अलावा नहीं लग पा रहा तो फिर हम सिफेनस वेन भी यूज कर सकते हैं। ओके, चलो याद रखेंगे बीटी सेट जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट जब लगाया जाए, इधर ट्यूब वाला पार्ट, तो उसके हमेशा इनलाइन फ़िल्टर यूज करे जाते हैं। इतना स्टैंडर्ड नहीं है, काफ़ी जगह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसके साथ इनलाइन फ़िल्टर ऑलरेडी अंदर आते हैं, लगे हुए आते हैं उसके अंदर चैम्बर के अंदर। ओके, इन लाइन फ़िल्टर कुछ अलग नहीं है, लाइन के अंदर ही लगे हुए फ़िल्टर्स होते हैं। ओके, इस फिल्टर का जो साइज़ होता है वो 170 से 260 माइक्रोन तक का होता है। ओके, इनका पर्पज़ क्या है? तो भाई कोई भी अगर सब्सटेंस है तो उसे प्रिवेंट करके चलना, बैक्टीरिया वायरसेस इन ऑल को। ओके, चेंजेस बीटी सेट विथ एवरी बैग, और ये भी मैंने बोला, ठीक है, कि अगर कोई भी जैसे कि किसी पर्सन को 2 ब्लड बैग अगर लगने हैं तो हर ब्लड बैग के साथ में आप क्या करेंगे? बीटी सेट को चेंज कर देंगे। ऐसा नहीं कि एक ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट को आप 10-10 पेशेंट के अंदर यूज करे जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है हमने, है ना। हर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद हर नया जो है ब्लड बैग लेना है, और हर ब्लड बैग के साथ में हर बार नया बीटी सेट लेना है। वेल, नाउ द प्रोसीजर, कि हमने एक्चुअली में कैसे स्टेप बाय स्टेप समझ के चलना है कि प्रोसीजर कैसे कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्लड बैंक के अंदर जैसी इन्फॉर्मेशन भेजते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, वो आपके लिए ब्लड बैग भेजते हैं। तो हम सबसे पहले ब्लड रिसीव करेंगे ब्लड बैंक से, ब्लड को चेक करेंगे हर चीज़ के लिए। उसके बाद में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो ब्लड बैग आ रहा होगा वो आपने पता है ना 4 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसे स्टोर करके रखते हैं। अब उसे उस टेम्परेचर पे तो हम इसे लगा नहीं सकते, तो उसको हमने क्या करके रखना है, थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर लेके आना है। तो रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, 30 मिनट तक जो है नॉर्मली रूम के बाहर निकाल के रखेंगे, जैसे बैग के बाहर, बैग को बाहर रख देंगे। ओके, गर्म नहीं करना उसको किसी भी तरह से। ओके, लाइक धूप में गर्म करने बैठ गए या फिर बार माइक्रोवेव में गर्म कर लिया, अब गर्म पानी में डाल दिया, ऐसे ख्याल आए नहीं करना, उसको जस्ट रूम पे रख देना है। ओके, और रूम में रख देने के बाद में वो थोड़ी देर में रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। उसके लिए ऑलमोस्ट 30 मिनट लग जाते हैं, आधा घंटा लग जाते हैं, तो 30 मिनट ऑलमोस्ट उसे बाहर रखना है रूम टेम्परेचर पर। अगर इमरजेंसी की 30 मिनट वेट नहीं कर सकते तो उस केस में हमारे पास एक ब्लड वार्मर करके डिवाइस आता है, उस ब्लड वार्मर से उसे गर्म किया जा सकता है।
30 मिनट के बाद में हम क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करते हैं। जब शुरू में ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करते हैं तो बहुत स्लोली स्टार्ट करते हैं। स्लोली का मतलब फ्लो रेट हमारे पास क्या होनी चाहिए, तो फ्लो रेट बहुत कम होनी चाहिए। शुरू के 15 मिनट हम ब्लड लगा रहे हैं तो शुरू के 15 मिनट में 1 मिनट में 1 से 2 मिनट ब्लड 1 से 2 ml ब्लड जाना चाहिए, ये हमारी फ्लो रेट होनी चाहिए। या फिर अगर हम ड्रॉप से देखें, क्योंकि हम ml तो कैसे गिनूंगा, तो ड्रॉप गिनूंगा, तो 10 से 20 ड्रॉप पर मिनट। 1 मिनट में कितनी ड्रॉप गिननी चाहिए, 10 से 20। ये 15 मिनट की फ्लो रेट इतनी है, क्योंकि अगर कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस हुई तो भाई कम से कम ब्लड के जाके तो आप शुरू में भाई अच्छी खासी फ्लो रेट रख दोगे तो बहुत सारा ब्लड बॉडी में चला जाएगा, जिससे रिएक्शन हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते ऐसा कुछ भी हो। तो शुरू में जब आपने ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करना तो बहुत स्लोली और फ्लो रेट कितनी रखनी है, प्लीज़ याद रखेंगे 1 से 2 ml पर मिनट या फिर 10 से 20 ड्रॉप पर मिनट। और जब तक 15 मिनट तक वो शुरू का ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना हो जाए, कोई रिएक्शन अगर होनी होगी, मोस्टली ऐसा नहीं है कि 15 मिनट के बाद कोई रिएक्शन नहीं हो सकती है, पर मोस्टली जो रिएक्शन है 15 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है। तो याद रखें कि पेशेंट के बेड साइड आपने क्या करना है, 15 मिनट वहीं पे खड़े रहना है, वहीं पर बैठ जाना है, रोकना है पेशेंट। 15 मिनट के बाद अगर सब कुछ ठीक है तो उसके बाद हम फ्लो रेट इंक्रीज करेंगे। और कितने कर देंगे, तो ये फ्लो रेट आपने याद रखनी है। अगर कोई पूछे कि बताओ नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फ्लो रेट क्या होती है, तो आपने ये वाली आंसर करनी है, वो आंसर नहीं करनी, वो शुरू के 15 मिनट के लिए है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को चेक करने के लिए। कितनी है, तो 2.5 से 4 ml की मिनिमम 2.5 रखनी होती है, मैक्सिमम 4 रखनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 2.5 मैक्सिमम 4, ठीक है। ड्रॉप से अगर निकालोगे 10 से मल्टीप्लाई करो सीधा, तो 25 से लेके 40 ड्रॉप है ना, तो 25 से 40 ड्रॉप पर मिनट जो है मैक्सिमम फ्लो रेट इतनी रखी जा सकती है, प्लीज़ याद रखें। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर क्या हो, मैं सारा का सारा ब्लड 4 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसफ्यूज कर दूँ, ओके। अगर आप फ्लो रेट अगर जो है कंप्लीट, अच्छा हाँ, तो ये अच्छा टाइमलाइन ये भी याद रखना है कि आपने जो सारा का सारा ट्रांसफ्यूजन है वो 4 घंटे के अंदर अंदर याद रखना है, ठीक है। 4 घंटे के अंदर अंदर किसकी केस में है ये, PRBC और होल ब्लड के केस में। अगर आपको याद हो WBC के केस में मैंने डिफरेंट चीज़ बताई थी और प्लेटलेट के केस में डिफरेंट चीज़ बताई थी। यहाँ पर क्या याद रखना है और कितनी बताई थी वो आप मुझे आंसर करेंगे अब, ओके। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में जब PRBC और होल ब्लड की जब बात हो रही है तो सारा का सारा ट्रांसफ्यूजन विदिन 4 आवर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर इसमें 4 घंटे से ज़्यादा लग रहे हैं तो किसकी रिस्क रहेगी, सेप्टिसीमिया की इन्फेक्शन की रिस्क रहेगी, बिकॉज जब ब्लड बहुत लंबे टाइम तक जो है कांटेक्ट में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। दूसरा, इन्फेक्शन के साथ में रिस्क होगा किस चीज़ का, कोएगुलेट ब्लड के थक्का जमने के, ओके। 2 रिस्क है, अगर आपने 4 घंटे ज़्यादा टाइम लिया तो सेप्टिसीमिया ब्लड इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा और ब्लड कोएगुलेशन का रिस्क है। तो पहला सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, क्या नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रेट 2.5 ml से 4 ml, कोई दिक्कत। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितनी देर में कंप्लीट होना चाहिए, 4 घंटे में। प्लेटलेट और WBC का डेटा मैंने बताया जो आप मुझे आंसर करेंगे। क्या हो अगर 4 घंटे से ज़्यादा में कर दिया जाए, तो भाई डेफिनेटली सेप्टिसीमिया का रिस्क होगा और ब्लड कोएगुलेशन का रिस्क होगा। अब क्या हो 4 घंटे से पहले, 4 घंटे से पहले तो मैं कह रहा हूँ ना 4 घंटे में तो होना ही चाहिए। 4 घंटे से पहले मतलब कितना पहले, तो 2 घंटे से पहले, ओके। तो अगर नेवर कंप्लीट लेस देन 2 आवर, कभी भी 2 घंटे से पहले भी कंप्लीट नहीं करते हैं, तो नॉर्मली 2 से 4 घंटे लगने चाहिए, 2-4 घंटे, है ना, कैसे बोलते हैं नॉर्मली 2-4 घंटे लगने चाहिए। अगर 2 से कम घंटे लग गए ना तो डेफिनेटली ब्लड के इतना सारा ब्लड आप बॉडी में दे रहे हैं तो हार्ट के ऊपर लोड आ जाएगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज द कार्डियक ओवरलोड। तो हमेशा क्या हो सकता है, कार्डियक ओवरलोड हो सकता है। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है कि 4 घंटे से ज़्यादा, 2 घंटे से कम नहीं करना। 4 घंटे से ज़्यादा दिया तो क्या होगा, 2 घंटे से कम में दे दिया तो क्या हो जाएगा, ओके। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी का फ्लो रेट हमने क्या रख दिया, 40 ml पर आवर, क्या रख दिया 40 ml पर आवर। तो इसमें किस चीज़ की रिस्क होगी, सोच के देखो ना, 40 ml पर आवर मतलब 1 घंटे के अंदर बस दे ही 40 ml रहे हो। हमने बोला था फ्लो रेट कितनी रख सकते हो आप, 4 ml पर मिनट रख सकते हो, ओके। तो ऐसे केस में 240 ml ब्लड चला जाना चाहिए था 1 घंटे में, और 1 यूनिट में ऑलमोस्ट मतलब 500 ml ब्लड होगा। तो कहने का मतलब 2 घंटे लग रहे हैं, तो हाँ बात ठीक है उस हिसाब से। लेकिन यहाँ तो आप दे ही 40 ml पर घंटा 40 ml पर आवर के हिसाब से दे रहे हो, तो ऐसे केस में किसका रिस्क होगा, सेप्टिसीमिया का। मतलब फ्लो रेट क्या है, नॉर्मल से बहुत कम है, ओके। नाउ मैंने देखो इस जगह मेंशन भी किया है कि स्टार्ट प्लेटलेट एंड FFP इमीडिएटली। प्लेटलेट और FFP को इमीडिएटली स्टार्ट करना होता है, लेकिन हमने PRBC और होल ब्लड को कब स्टार्ट किया, आफ्टर 30 मिनट रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद। तो प्लेटलेट और FFP के केस में ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं। CPP FFP से तो बना है, तो जो बात FFP के लिए लागू होगी CPP के लिए लागू होगी।
तो प्लेटलेट और एफएफपी इमीडिएटली स्टार्ट करना है, और इनको कंप्लीट कितनी देर में करना होता है भाई, प्लेटलेट को 15 से 30 मिनट में, और एफएफपी को कितनी देर में, 1.5 से 2 घंटे में। आई थिंक अगर आपने आंसर सोचे तो आपके आंसर सही होने चाहिए। अगली चीज़ है कि हर 15 मिनट में आपने वाइटल्स लेने पेशेंट के, जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर दें, ठीक है। और आफ्टर 30 मिनट चेक इन एवरी 30 मिनट, और आधे घंटे के बाद में हर 30 मिनट में चेक करना है। मतलब शुरू के आधे घंटे तक तो 15-15 मिनट में वाइटल लेने, मतलब 2 बार वाइटल लेने, और आधे घंटे के बाद में हर आधे घंटे में वाइटल्स लेने। कीप पेशेंट इन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर द फर्स्ट 30 मिनट, 15 मिनट तो वहीं खड़े रहना, और शुरू के आधे घंटे तक पेशेंट को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रखना है, भूल नहीं जाना है, ठीक है। कोई रिएक्शन हो तो आप पता कर पाएँ। इफ़ द ड्यूरिंग प्रोसीजर, अगर प्रोसीजर के दौरान कुछ भी होने लगे, क्या होने लगे, जैसे कि हम समझते हैं कोई भी रिएक्शन, कोई भी, जस्ट मैंने बोला ना एनी रिएक्शन हैपन्स, क्या आपने करना है, पहला काम है, सबसे पहला काम है स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। कुछ डॉक्टर को कॉल नहीं करना, कोई मेडिकेशन तैयार नहीं करनी, कुछ नहीं करना, ना कोई आईवी ना आईवी के साथ कोई छेड़छाड़ करनी है, ना आपने सलाइन लगाना है, ना ब्लड बैग हटाना, कुछ नहीं। पहला काम है स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, जस्ट लॉक करो, पहला काम आईवी सेट, कैन्युला को लॉक करो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रोको, पहला काम। तो हमेशा याद रखें कि हमेशा इन सब चीज़ों में पहला स्टेप क्या होगा, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। कुछ केस में ये अलग होगा, मैं बता दूंगा कौन से केस में होगा। उसके बाद में दूसरा अब आपका काम होगा कि अब ट्यूब को डिस्कनेक्ट किया जाए और डॉक्टर को इन्फॉर्म किया जाए। फिर बाद में आप जो है 0.9% सलाइन स्टार्ट कर देंगे, इसीलिए हमने सलाइन लगाया था। इसका पर्पज़ क्या है कि वेन्स कोलैप्स ना कर जाएँ, वेन्स ओपन रहें, तो उसके लिए हम सलाइन लगाते रहते हैं। स्टेप पूरा हमारा रहता है, अगर कोई ड्रग्स देनी है तो वो ड्रग्स लगा देंगे, और वाइटल्स मॉनिटर करते रहेंगे हर 15 मिनट में। और जो ब्लड बैग बच गया उसे हम वापस से यूज़ करेंगे नहीं, तो उस ब्लड बैग को हम क्या कर देंगे, बैंक में भेज देंगे, और हमेशा कैसे भेजेंगे, येलो बायोमेडिकल के वेस्ट के बैग में। और जो प्रोसीजर था उसे आपने डॉक्यूमेंट करना है, और अगर ये सब चीज़ें आप पे अगर आ गई है तो ये आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन आ गया। 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, वो फिक्स हैं, आप देख पाए होंगे इस पूरे पैटर्न में कहाँ से क्वेश्चन बने हैं, ओके। और क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में हम देख लेंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर इज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शंस की। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स आ सकती है, अपीयर हो सकती है। 2 टाइप की रिएक्शंस होती है, देखो, एक होती है इमीडिएट रिएक्शन जो 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है, और एक टाइप की डिलेड रिएक्शंस होती है जो 72 घंटे से बाद में होती है, घर चला जाएगा तब पेशेंट को हो रही है। हम जब रिएक्शंस डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन डिस्कस करेंगे जो मोस्ट कॉमनली होती है। द मोस्ट कॉमन रिएक्शन दैट हैपन्स इज फेब्राइल रिएक्शन। फेब्राइल का मतलब है यहाँ पर फीवर के पेशेंट को फीवर आएगा, और नॉन हेमोलाइटिक मतलब फीवर तो आएगा लेकिन ब्लड में कोई भी टूट फूट नहीं होगी, मतलब ब्लड का जो ब्रेकडाउन है वो नहीं होगा, ब्लड में हेमोलाइसिस नहीं होगा, ब्लड सेल्स नहीं टूटेगी, नॉर्मल रहेगी। तो इसमें फीवर आएगा, नॉन हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ये रिएक्शन ट्रांसफ्यूजन से हुई, इसमें नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन और फीवर आया। सो दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं, फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इसके होने का रीजन क्या है, तो भाई फीवर आ रहा है। फीवर आने का रीजन क्या है कि जो हमने ब्लड लगाया है ना, उस ब्लड में WBC चली गई, ओके। और WBC के साथ में यहाँ पर साइटोकाइंस चले गए थोड़े से। तो ये साइटोकाइंस जो चले जाते हैं ना बॉडी के, ये साइटोकाइंस को बॉडी डिटेक्ट कर रही होती है, और इन्हीं साइटोकाइंस की वजह से फीवर आ जाता है। ये तब होता है नॉर्मली जब हम मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसे कहते हैं, जब आप 24 घंटे में 10 यूनिट से भी ज़्यादा ब्लड लगा दो। काफ़ी सारे केस में होता है MBT मतलब मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बहुत सारे अमाउंट में ल्यूकोट्रिन अरेंज जाएगा, ल्यूकोसाइटोसिन जाए, या फिर ABO इनकम्पेटिबिलिटी। लेकिन तीन में से आपने एक याद रखना हो, 1 वर्ड में अगर याद रखना हो कि फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन क्यों होती है, तो साइटोकाइंस और WBC की वजह से। कैसे प्रिवेंशन करेंगे, तो भाई WBC को मत जाने दो, WBC को नहीं जाने के लिए फ़िल्टर लगाओ। किसके फ़िल्टर, प्रिवेंट करो ल्यूको, तो ल्यूको फिल्टर से हम लगा के इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। साइन सिम्टम क्या आएंगे, नाम में लिखा है कि भाई फीवर है तो फीवर आएगा, फीवर के साथ तो चिल्स आएगा, मसल पेन हो सकता है, मैलेज हो सकता है, हाइपोटेंशन, BP पेशेंट का बढ़ सकता है, कम हो सकता है, डेफिनेटली BP कम हो सकता है, ओके। देन टैकीकार्डिया पेशेंट को हो सकता है। टैकीकार्डिया मतलब पल्स रेट का क्या हो जाना, बढ़ जाना। टैकीपीनिया हो सकता है, मतलब पेशेंट की रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ सकती है, और पेशेंट एंड ऑफ द डे शॉक में जा सकता है। ट्रांसफ्यूजन
इसको स्टॉप कर देना है। इसके मैनेजमेंट में तो सिंपल है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करके आए थे। और बाद में सपोर्टिव मैनेजमेंट जो भी डॉक्टर लाइक एंटीपायरेटिक्स, फ्लूइड एंड ऑल, शॉक के लिए अगर कुछ भी हो गया तो दवाइयाँ वगैरह वो सारी यूज करनी होती है, ठीक है। एसिटामिनोफेन ड्रग्स वगैरह यूज कर सकते हैं। लेकिन पहला आपने नर्सिंग में जो पूछा जाएगा विच इज स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, दिस इज ऑल अबाउट द फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, दिस इज द मोस्ट कॉमन रिएक्शन। मोस्ट कॉमन आपसे कोई पूछे तो कौन सी होती है, आपने फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आंसर करके आना है। दूसरे टाइप की रिएक्शन होती है, दिस इज कॉल्ड द हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन। वो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नॉन हेमोलाइटिक थी, अब हम डिस्कशन कर रहे हैं किसका, हेमोलाइटिक का। और हेमोलाइटिक होने का मतलब यहाँ पर आरबीसी टूट जाएगी, और आरबीसी टूटना बड़ी डेंजरस चीज़ है, क्योंकि इस केस में प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब आरबीसी टूटेगी तो आरबीसी हीमोग्लोबिन निकलेगा, और ये फ्री हीमोग्लोबिन यूरिन में से निकलना चालू हो जाएगा बाहर। हीमोग्लोबिन किडनी में जाकर ट्रैप होगा और किडनी को डैमेज करेगा। पहली बात तो वो फ्री हीमोग्लोबिन, और दूसरा यूरिन में भी आएगा, तो वो क्या प्रॉब्लम करेगा वो हमने समझनी है। तो याद रखें कि ये जो सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम थी, ये हेमोलाइटिक है। यहाँ पर ब्लड टूट रहा है, उसमें नहीं टूट रहा था, इतनी कॉमन नहीं आई, लेकिन ये दिखती कब है, इन केस ऑफ एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। जब आपने ब्लड गलत लगा दिया, लाइक ए वाले को ब्लड आपने बी वाले का लगा दिया, फिर बी वाले को ब्लड ए का लगा दिया, ओके। तो याद करो फटाफट से वो चैप्टर जहाँ पर ए को कौन ब्लड दे सकता है, ए दे सकता है, और ओ दे सकता है। ओ तो सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है। और ए भी क्यों दे सकता है, ए भी सबसे ले सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ए भी सबसे क्यों ले सकता है और ओ सबको क्यों दे सकता है, इसके भी रीजन हमने पढ़े थे। ओ सबको दे सकता है क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, और ए भी सबसे ब्लड क्यों ले सकता है, क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं है, ओके, याद रखें। तो हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के होने का रीजन क्या है, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी की, जो ब्लड था वो मिसमैच था। अदर कॉज भी है कि भाई इन्फेक्शन हो जाए, ब्लड में कंटामिनेटेड ब्लड है, ब्लड को गर्म कर दिया, फिर ब्लड को जमा दिया आपने, या फिर जो आपने निडल काम में लिए वो छोटे डायमीटर वाली काम में लिए, मतलब ज़्यादा गेज वाली निडल काम में आपने दे दिया, तो उस केस में हेमोलाइसिस हो सकता है। या फिर आपने जो फ्लूइड उसके अंदर मिलाया वो कैसा था, नॉन कंपेटेबल। मैंने बोला था ना कि आपको 0.9% NH मिलाना था, लेकिन आपने उसके अलावा कोई और दूसरा फ्लूइड उसके साथ दे दिया, तो वही टूट जाएगा ब्लड। तो नॉन कंपेटेबल फ्लूइड इस केस में दे दिया। साइन सिम्टम में यार फीवर तो आ ही जाएगा, चिल्स आ सकता है, जो जिस साइड पे रिएक्शन हो रहा है उसी साइड पे पेन होने लग जाएगा। नोजिया, वॉमिटिंग, ये बहुत जनरल फीचर्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जिससे आप क्वेश्चन में डिटेक्ट करेंगे, फर्स्ट थिंग इज शॉक। पेशेंट जाएगा शॉक में, और शॉक में जाने का रीजन क्या है, हाइपोटेंशन है ना, ब्लड वेसल्स डायलेट होगी, पेशेंट हाइपोटेंशन में जाएगा, पेशेंट शॉक में निकल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको किसी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के क्वेश्चन में डार्क कलर का यूरिन दिख रहा है, इसका मतलब आपको समझ जाओ कि उस ब्लड में, उस यूरिन में डार्क कलर का यूरिन अगर आ रहा है तो समझ जाओ कि यूरिन में क्या आ रहा है, हेमोग्लोबिन आ रहा है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड द हेमोग्लोबिन यूरिया, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन। इसका मतलब बॉडी के अंदर क्या हो गया है, हेमोलाइसिस हो गया है। लेकिन आप पूछोगे कि यार ये तो बहुत जगह आएगा, लेकिन क्वेश्चन के रेफरेंस में आपको भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहा होगा ना वो, कि भाई हमने अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है, तो इसका मतलब हेमोलाइसिस इस केस में हुआ है, रिएक्शन हुई है। हेमोलाइसिस तो बहुत जगह होता है, यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में हो रहा है। उसके अलावा चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टैकीकार्डिया, रेस्टलेसनेस, लोअर बैक पेन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट साइन हो जाता है, बिकॉज ऑफ किडनी की तरफ ही डैमेज कर रहा होता है। और सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, व्हाट इज सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, पेशेंट लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, मैं मरने वाला हूँ, तो वो जो सेंस आती है ना उसे बोलते हैं इम्पेंडिंग, सेंस ऑफ इम्पेंडिंग। और डीआईसी की रिस्क होती है। व्हाट इज डीआईसी, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी, ये क्या होती है, जब डीआईसी पढ़ेंगे तब जानेंगे ना। व्हाट इज द मैनेजमेंट में तो पहला काम यही करना है, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, आईवी फ्लूइड हम देना चालू करेंगे, और ट्रांसफ्यूजन देने के बाद डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, जो भी वो प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो एविल और डेक्सोना लिख रहे होते हैं। एविल मतलब फिनड्रामाइड, डेक्सोना मतलब डेक्सामेथासोन, ठीक है। एविल इज बेसिकली दिस इज एंटी एलर्जिक ड्रग एंड द डेक्सोना इज द स्टेरॉइड ड्रग, ओके। हाइड्रोकॉर्टिसोन भी यहाँ पर दे पा रहे होते हैं 100 mg की डोज में। आपने ये याद नहीं रखना है, हमने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है। आईवी फ्लूइड हम दे सकते हैं, सीपीआर देंगे अगर पेशेंट शॉक में जाके अगर कार्डियक अरेस्ट में चला गया, सांस लेना, हार्ट रेट बंद हो गई है, तो सीपीआर चालू करेंगे, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन चालू करेंगे, और डायूरेटिक्स आप पेशेंट को दे सकते हैं ताकि ब्लड जो है इजीली फ्लूइड को बाहर निकाल पाए। तीसरे टाइप की बड़ी सिंपल सी रिएक्शन थी कि एलर्जी की रिएक्शंस हो जाए, ये होनी होती है ना तो मिनट्स में हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कैसे प्रिवेंट करेंगे इनको, सिंपली है कि यार ब्लड को स्लो चालू करो, ठीक है। और ऑटोलॉगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। अगर किसी को रेगुलर दी, अगर हर किसी को ब्लड दे लो, अगर उससे एलर्जी हो जाती है तो ऑटोलॉगस मतलब खुद का ही ब्लड उसे लगाओ निकाल के,
ठीक है। साइन सिम्टम क्या आते हैं? अर्टिकेरिया आ सकता है। अर्टिकेरिया मतलब बॉडी के ऊपर दाने दाने से होने लगते हैं उठे हुए से। प्लूराइटिस मतलब खुजली हो सकती है, इचिंग हो सकती है, कहने का मतलब। ब्रोंकोस्पैज्म आ सकता है, जो ब्रोंकियल ट्री है उसमें स्पैज्म आएगा तो सांस लेने में तकलीफ आएगी। और एनाफाइलेक्सिस शॉक में पेशेंट जा सकता है एलर्जी रिएक्शन की वजह से। मैनेजमेंट में क्या करना है? एलर्जी रिएक्शंस के लिए तो एविल-डेक्सोना दे ही देंगे, और एनाफाइलेक्सिस के लिए एफेड्रिन और एड्रेनलिन देना चालू करेंगे। कार्डियक प्रॉब्लम्स आना चालू होगी तो एंटीहिस्टामिन ड्रग देंगे ताकि ब्रोंकोस्पैज्म रोक पाए, और स्टेरॉइड ड्रग देना चालू करेंगे ताकि हम क्या कर पाएँ, जो इन्फ्लामेशन है उसे रोक पाएँ। ओके, ब्लड तो ट्रांसफ्यूजन रोकना है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको मैं जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अगली जो इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन आती है विच इज कॉल्ड द ट्राली। व्हाट इज ट्राली? ट्राली के अंदर पेशेंट में लंग इंजरी हो जाती है, और ये लंग इंजरी हाथों हाथ हुई है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एक्यूट लंग इंजरी। और ये एक्यूट लंग इंजरी तो बहुत वजह से हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये जो एक्यूट जो लंग इंजरी है रिलेटेड है किसके? ट्रांसफ्यूजन से। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा था कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ यू नो द दो टू क्वेश्चंस, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन विच इज फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन? दिस इज ट्राली, बिकॉज अब यहाँ पर आप लंग्स को डैमेज करोगे, लंग्स डैमेज होंगे। कैसे हो रहा होगा ये? तो सिंपल याद रखो कि यहाँ पर जो ल्यूकोसाइट्स गई है ना ब्लड में, ओके, यही ल्यूकोसाइट डैमेज कर रही होती है। वहाँ पर जो साइटोकाइंस थे, यहाँ पर ल्यूकोसाइट है, तो वो जो साइटोकाइंस वहाँ पर गए ना, उनकी वजह से फीवर आ गया। यहाँ पर जो ल्यूकोसाइट गई है, ये ल्यूकोसाइट आपके लंग्स को डैमेज करेगी, पल्मोनरी डैमेज करेगी, इससे पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। पल्मोनरी एडिमा के अंदर और प्लूरल इफ्यूजन के अंदर अंतर है। प्लूरल इफ्यूजन में तो क्या हो रहा होता है कि लंग्स की जो आउटर बॉल है ना, प्लूरल कैविटी, उसमें फ्लूइड बढ़ता है, तो उसे जो है प्लूरल एडिमा कहते हैं, फिर प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। लेकिन लंग्स के अंदर अगर एल्वियोलाई के यहाँ पर फ्लूइड भरे तो उसे बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। तो इस केस में पल्मोनरी एडिमा होगा, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा होगा, सांस नहीं आएगी तो डेफिनेटली डिस्निया होगा, डिस्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। सांस नहीं आएगी तो पेशेंट ऑक्सीजन कम बढ़ जाएगी तो हाइपोक्सीमिया हो जाएगा ब्लड में। और उसके अलावा पेशेंट के जो है दोनों साइड में, चेस्ट में जो है इन्फिल्ट्रेट बढ़ जाएंगे, फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा ना, तो बाइलेटरली दोनों जगह क्या मिलेगा आपको? फ्लूइड भरा हुआ मिलेगा। मैनेजमेंट क्या है? तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है कि ट्रांसफ्यूजन को रोको, और यहाँ पर एयरवे मैनेजमेंट करो, साथ में सपोर्टिव केयर दो। एयरवेज मैनेजमेंट में आप ऑक्सीजन दो, वेंटिलेटर लगाओ, चाहे ट्यूब डालो, चाहे वो एंडोट्रैकियल ट्यूब हो, चाहे वो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब हो, और दवाइयाँ तो देनी है एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। ये सारा आपको आना चाहिए ट्राली के बारे में, ट्राली का फुल फॉर्म और होता क्यों। अगर ट्राली आ गया तो फिर आपको टाको आना चाहिए। टाको खाने वाला टाकोज नहीं है ये। दैट इज टाको इज बेसिकली ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड, कि यहाँ पर सर्कुलेशन में, सर्कुलेटरी सिस्टम में ओवरलोड आ गया, और इसका रीजन क्या है? ट्रांसफ्यूजन से एसोसिएटेड है। मतलब जब हम बहुत रैपिडली या फिर बहुत सारा मैसिव ट्रांसफ्यूजन करते हैं, एमबीटी करते हैं, मतलब 10 यूनिट ब्लड देते हैं अगर 24 घंटे के अंदर अंदर, तो ऐसे केस में क्या होगा? बहुत सारा ब्लड एक साथ आ गया बॉडी में, तो सर्कुलेशन में ब्लड बढ़ेगा तो हार्ट के ऊपर लोड आएगा, है ना। इसकी रिस्क कब होगी? जब आप होल ब्लड दे रहे हो या फिर मल्टीपल पीआरबीसी आपने लगा दी है। बच्चे अगर है तो वो बहुत ज़्यादा ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और एल्डर पेशेंट का हार्ट कमज़ोर हो चुका होता है, तो इन केसेस में टाको का रिस्क ज़्यादा होता है। साइन सिम्टम क्या है? अगेन हार्ट जो है लोड नहीं उठा पा रहा, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो रहा है, तो हार्ट पंप नहीं कर पा रहा। हार्ट पंप नहीं कर पा रहा तो ब्लड हार्ट के अंदर भरा हुआ है, तो हार्ट के राइट और लेफ्ट चैम्बर्स में प्रेशर बढ़ता है। लेफ्ट चैम्बर में प्रेशर बढ़ेगा ना, तो लंग्स में फ्लूइड लीक करने लग जाएगा, तो पेशेंट को वो डिस्निया होने लगेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगेगी इसकी वजह से। तो और उसके अलावा राइट साइड में जब प्रेशर बढ़ेगा ना, तो राइट साइड का जो है सारा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। तो जैगुलर वेन में जो ब्लड आ रहा था, जो राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम में जाना था, वहाँ तो पहले से ही ब्लड है, तो वो जा ही नहीं पाएगा, तो यहीं भरा रह जाएगा। तो जैगुलर वेन का डिस्टेंशन दिखेगा, जेबीडी दिखेगा। और ये जेबीडी जब भी हम चेक करते हैं ना, याद रखें हम कौन सी पोजीशन में चेक करते हैं? जेबीडी सुपाइन पोजीशन में हमने चेक करना होता है। हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट रेट का बढ़ना। हाइपरटेंशन होने का रीज़न आपको समझ में आ ही रहा है, बिकॉज ऑफ ब्लड इकट्ठा है, बहुत सारा ब्लड आ गया तो हाइपरटेंशन होगा। हार्ट रेट बढ़ जाएगी इस वजह से, बिकॉज ऑफ हार्ट पंप करने की ज़्यादा कोशिश करेगा। फुल बाउंडिंग पल्स आएगी। फुल बाउंडिंग क्यों आएगी? बिकॉज ऑफ ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा, फुल बाउंडिंग पल्स आएगी। और पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। पल्मोनरी एडिमा क्यों हो रहा है? मैंने बोला लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, हार्ट के दो साइड है मेरे पास, लेफ्ट साइड एंड द हार्ट राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड में कोई प्रॉब्लम आएगा, लेफ्ट साइड अगर ब्लॉक होगा ना, तो वो लंग्स को चॉक करेगा, और राइट साइड अगर चॉक होगा तो वो हार्ट के सिस्टमिक सर्कुलेशन को चॉक कर देगा पूरे के पूरे को, है ना। लेफ्ट साइड अगर चॉक हुआ तो लेफ्ट जैसे कि वेंट्रिकल चॉक हो गया तो लेफ्ट एट्रियम चेक हो जाएगा,
है ना। यहाँ से पल्मोनरी जो है आर्टरी वेन्स जो है वो चौक हो जाएगी, और उसके बाद में यहाँ पर सिंपली लंग्स चौक हो जाएंगे, और लंग्स में जो है फ्लूइड लीक कर जाएगा। और फ्लूइड लीक करेगा तो अगर आप स्टेथोस्कोप लगाओगे उस केस में पल्मोनरी एडिमा हो चुका होगा, और उस केस में स्टेथोस्कोप लगाओगे तो आपको कौन सा साउंड आएगा, व्हीजिंग साउंड और क्रैकल साउंड। प्लीज़ याद रखें, व्हीजिंग साउंड और क्रैकल साउंड अगर कभी भी आए आप समझ जाओगे पेशेंट इज हैविंग पल्मोनरी एडिमा। और बॉडी में भी एडिमा आएगा ही आएगा, बिकॉज जब राइट साइड ऑफ द हार्ट भी तो चौक हो रहा है तो पल्मोनरी एडिमा के साथ एडिमा भी होगा बॉडी में। मैनेजमेंट क्या करना है, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर हम ट्रांसफ्यूजन बंद नहीं करते। आप मुझे बताओ ना, बंद करने का कोई रीज़न थोड़ना है, यहाँ पर बंद क्यों करना है, यहाँ पर कोई रिएक्शन थोड़ा हो रही है, तो आपने बहुत ज़्यादा ब्लड लगा दिया, रैपिड ब्लड लगा दिया, इस वजह से प्रॉब्लम है। सर्कुलेशन को आप लोड हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बंद करने का रीज़न नहीं है। यहाँ पर स्लो हमने करना है, तो हम यहाँ पर ट्रांसफ्यूजन को क्या करते हैं, स्लो करते हैं, बंद नहीं करते हैं कभी भी टाँकों में। और डायूरेटिक्स दे सकते हैं ताकि ब्लड वॉल्यूम कम होने लगे, यूरिन ज़्यादा बढ़ जाए ताकि लोड कम हो जाए, और हाई फाउलर्स पोजीशन को पेशेंट को देंगे ताकि हार्ट के ऊपर से लोड थोड़ा सा कम हो। प्रिवेंशन कैसे करेंगे इसका, स्लो ट्रांसफ्यूजन करके, स्टार्टिंग से स्लो करो तो प्रिवेंशन हो जाएगा। कुछ अदर प्रॉब्लम भी ट्रांसफ्यूजन के साथ आ सकती है। क्या क्या वो अदर प्रॉब्लम पॉसिबल हो सकती है, जैसे कि हाइपरथर्मिया हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, ठीक है। फिर हाइपोथर्मिया क्यों हो सकता है, अगर आपने ठंडा ब्लड लगा दिया पेशेंट को, तो उसके लिए हम प्रिवेंशन क्या करते हैं, 30 मिनट पहले वेट करते हैं ना ब्लड को लगाने से पहले रूम टेम्परेचर पे। हाइपरकैलेमिया हो सकता है, पोटेशियम बढ़ सकता है। पोटेशियम बढ़ने का रीज़न क्या है, अगर आपने भाई पेशेंट को अगर ब्लड लगा दिया और पुराना ब्लड अगर लगा दिया, ओके, तो ऐसे केस में आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो चुकी होती है, टूट चुकी होती है। और अगर आरबीसी डिस्ट्रक्शन हुई है तो आरबीसी एक सेल है, और सेल के अंदर कौन सा आयन ज़्यादा होता है, पोटेशियम, तो पोटेशियम बाहर निकलेगा, और पोटेशियम बाहर निकलेगा तो ब्लड के प्लाज्मा में बढ़ेगा, तो ऐसे केस में ब्लड का पोटेशियम बढ़ा देगा। ब्लड का पोटेशियम बढ़ेगा तो क्या बोलते हैं, इस पोटेशियम के बढ़ने की कंडीशन को हाइपर कैलेमिया, है ना। नॉर्मल पोटेशियम वैल्यू कितनी होती है, 3.5 to 5.5 ओके मिलीग्राम पर लीटर, तो ऐसे केस में हाइपर कैलेमिया कंडीशन आ सकती है ना। तो प्लीज़ याद रखें, जब भी आप कोई किडनी का पेशेंट हो या फिर हार्ट का पेशेंट हो, मैंने किडनी का पेशेंट या हार्ट का कोई पेशेंट है, तो ऐसे केस में फ्रेश ब्लड यूज कर रहे होते हैं। पुराने ब्लड में आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो चुका होगा, जो है पोटेशियम बढ़ा होगा, और इन दोनों हार्ट और किडनी के केस में पोटेशियम बड़ा सेंसिटिव सब्सटेंस हो जाता है। ओके, अगर पोटेशियम ज़्यादा हो गया, हाइपर कैलेमिया ज़्यादा हो गया, तो ऐसे केस में हम उसे जो है ड्रग दे रहे होते हैं। ड्रग इज़ बेसिकली कैक्सेल। कैक्सेल क्या करता है, पोटेशियम बाइंडर होता है, पोटेशियम को बाइंड करके यूरिन से निकाल देता है। ओके, चलो याद रखेंगे इस चीज़ को। हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। हाइपोकैल्सीमिया क्यों हो रहा है, मैंने बोला कि ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए आप CPD उसके अंदर मिलाते हैं, सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्स्ट्रोज, एडेनिन। सिट्रेट जो है कैसे काम करता है कि जो है कैल्शियम को इसके साथ बाइंड कर लेता है। ओके, तो जब ब्लड आपने मिलाया तो उसमें सिट्रेट था, तो सिट्रेट आपकी बॉडी के कैल्शियम को बाइंड कर देगा, और बॉडी के कैल्शियम को बाइंड करेगा तो फ्री कैल्शियम कम हो जाएगा, और फ्री कैल्शियम अगर कम होगा तो दैट विल लीड टू हाइपोकैल्सीमिया। तो 2 आयन से रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने बताई आपको, एक हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैल्सीमिया, दोनों का रीजन मैंने आपको समझाया, है ना। चलो, नॉर्मल कैल्शियम कितना होता है, 8.6 to 10.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये मिलीग्राम की वैल्यू है। नॉर्मली जब आप आयन की वैल्यू पढ़ते हो ना, वो मिली इक्विवेलेंट में आती है, ये mg वैल्यू है, याद रखें कैल्शियम की। ओके, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो बाहर से कैल्शियम लगा दो, क्या लगा दो, कैल्शियम ग्लूकोनेट लगाते हैं, और कैल्शियम ग्लूकोनेट उसी IV लाइन में मत लगा देना जिसमें वो ब्लड लगा हुआ है, इसको डिफरेंट IV लाइन में लगाना होता है हमेशा। ओके, बॉडी में क्या साइन आते हैं हाइपोकैल्सीमिया के, तो 2 आपने साइन याद रखने होते हैं और एक ECG की रीडिंग याद रखनी होती है। जब हम पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ तो बच्चे मैं नाम लेके छोड़ दूंगा। एक आपने चॉफ्टेक साइन याद रखना है और एक ट्राउजियस साइन याद रखना है। ECG में यहाँ पर क्या हो जाता है, QT बढ़ जाती है। ओके, क्यूटनेस बढ़ जाएगी, मतलब QT बढ़ जाएगी, तो QT प्रोलॉन्गेशन होता है ECG के अंदर, QT इंटरवल बढ़ जाता है। ओके, और दूसरी चीज़ यहाँ पर चॉफ्टेक साइन आता है और ट्राउजियस साइन आता है। ओके, जस्ट मैं एंट दे सकता हूँ। चॉफ्टेक साइन तो आपको फेस पे आप जो फेशियल नर्व से टैप करते हैं तो यहाँ स्पैजम आता है, दैट इज चॉफ्टेक साइन। जो आपके हाथ में BP कफ बांधने के बाद जो फिंगर्स में स्पैजम आता है, दैट इज ट्राउजियस साइन, है ना। ये दोनों के दोनों हाइपोकैल्सीमिया में आते हैं। हाइपोकैल्सीमिया साइन क्यों आ रहे होते हैं, बिकॉज मसल स्पैजम होने लगता है हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। ओके, तो मसल स्पैजम होगा तो चॉफ्टेक साइन, ट्राउजियस साइन आएगा और QT का प्रोलॉन्गेशन हो जाएगा। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन इज आयरन ओवरलोड। व्हाट इज आयरन ओवरलोड, कि अगर आप इतना सारा ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो ब्लड में हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट है आयरन, तो आयरन का ओवरलोड भी तो होगा, तो दैट्स वाई प्लीज याद रखें आयरन ओवरलोड भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। आयरन ओवरलोड का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या, अगर बॉडी में आयरन ओवरलोड हुआ है तो मोस्ट कॉमनली चांसेस है कि उस पेशेंट को क्या हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, स्टूल पास ना कर पाए। डायग्नोसिस कैसे करते हैं इस चीज़ का, DX मतलब डायग्नोसिस, तो हम पेशेंट का जो है सीरम फेरेटिन का लेवल चेक करा लेते हैं, ब्लड में आयरन की लेवल हम चेक कर लेते हैं।
ट्रीटमेंट करने के लिए हम कौन सा एजेंट देंगे, तो कोई ना कोई एक एजेंट देंगे जो फ्री आयरन घूम रहा है उसको अपने साथ पकड़े और यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दे। तो उसके लिए जो ड्रग आती है दिस इज कॉल्ड डेस्फेरोक्सामाइन। कौन सा ड्रग यूज़ करेंगे, प्लीज़ 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 मैं आपसे भी कह रहा हूँ, कितनी बार जितनी बार आप याद रख सकते हैं याद रखें। ओके, कौन सा ड्रग हम यूज़ करेंगे, डेस्फेरोक्सामाइन। ओके, Fe इसमें दिख रहा है, Fe स्टैंड फॉर आयरन, तो प्लीज़ याद रखें Fe+2 एंड द Fe+3 दो फॉर्म होती है ना, ये फेरिक फॉर्म है, ये फेरस फॉर्म है। आप मुझे बताओ हीमोग्लोबिन में कौन सी फॉर्म होती है आयरन की, फेरिक या फेरस, और दूसरी चीज़ आप मुझे बताओगे मैट हीमोग्लोबिन क्या होता है। ओके चलो, तो डेस्फेरोक्सामाइन यूज़ करते हैं इस ड्रग को। डेस्फेरोक्सामाइन आयरन जो ब्लड का फ्री आयरन अपने साथ बाइंड कर लेता है, यूरिन के थ्रू निकाल देता है। यूरिन का कलर चेंज होगा तो ऐसे केस में रेड और पिंक कलर का यूरिन आ सकता है। उसके अलावा ब्लड इन्फेक्शंस पॉसिबल है, यानी कि सेप्टिसीमिया पॉसिबल है, और कोई भी डिजीज़ जो अगर ब्लड में जो थी जिसके ब्लड डोनर का ब्लड उसमें अगर है तो वो डिजीज़ आपके पास आ सकती है। कुछ कॉम्प्लिकेशन मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किए। ओके, और इसी के साथ हमारा जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन खत्म होता है। अगर ये आप पे आती है तो बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। और भी कॉन्सेप्ट जो हम लर्निंग कर रहे होंगे क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे तो आई थिंक हमारी प्रॉब्लम थोड़ी ईजी हो जाए, आपकी पेट का दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। चलो, जस्ट इमेजिन कि एक 28 साल का पेशेंट है जिसको अचानक से फीवर हो रहा है। ये बीटी का क्वेश्चन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्वेश्चन है। ओके, 28 साल का पेशेंट है जिसको फीवर हो रही है, चिल्स आ रही है, ठीक है, बैक पेन हो रहा है। ओके, आई थिंक मेरे हिसाब से आपने आंसर निकाल लिया होगा, बैक पेन जैसे इसने आया है ना। हाइपोटेंशन है, हाँ कोई बड़ी बात नहीं। रेडिश कलर्ड यूरिन, ओके मेरे दिमाग में तो आंसर आ गया, लेकिन आपके दिमाग में आंसर आया नहीं आया मुझे नहीं पता। मैंने दो टैग निकाल लिए, बैक पेन और रेडिश कलर का यूरिन। रेडिश बोल लो चाहे वो ग्रे कलर का यूरिन है, वो सेम चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। विद इन 20 मिनट ऑफ स्टार्टिंग ए ब्लड, मैं तो डेफिनेटली आंसर निकाल चुका हूँ। द ट्रांसफ्यूजन इज इमीडिएटली स्टॉप, हाँ, और ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली स्टॉप कर दिया, जो कि सही बात है, करना चाहिए था। कौन सी मोस्ट लाइकली ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन रही होगी, तो सोच के देखो, यहाँ पर ना हाइपोटेंशन हो रहा है, चिल्स आ रही है, फीवर आ रही है, तो बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो पेशेंट शॉक में जा रहा है इसलिए हाइपोटेंशन हो रहा है। यहाँ पर ये समझोगी बैक पेन क्यों है, बिकॉज अब कहीं ना कहीं किडनी के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेडिश कलर का यूरिन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है हेमोलाइसिस हो रहा है। सर आपने तो बोला था ग्रे कलर का यूरिन आ रहा होता, आएगा बेटा, लेकिन हेमोलाइसिस में हेमोलाइसिस अभी अभी हुआ है तो अभी तो हाथों हाथ तो रेड ही आएगा ना, बाद में आएगा ग्रे कलर का कूला कलर का यूरिन। तो अभी कौन सा आएगा, रेडिश कलर यूरिन आएगा, रेड कलर का यूरिन आ सकता है। ओके, विद इन 20 मिनट, आप देखो ना क्वेश्चन में बीटी है तो इसका मतलब कौन सा रिएक्शन है, ये हेमोलाइटिक रिएक्शन है। जहाँ भी आपको हेमोलाइटिक दिखे आंसर करना। इस केस में तो नॉन हेमोलाइटिक नहीं हो सकता, एलर्जिक में नहीं होने वाला, एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एंड दैट इज द आंसर। ओके, टाको के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, टाको के अंदर तो जो है क्या बढ़ रहा होता है, ओवरलोड बढ़ रहा होता है। तो अगला क्वेश्चन प्लीज आप सॉल्व करके देखें। पेशेंट डेवलप फीवर, पेशेंट को जो है फीवर हो रहा है, चिल्स आ रहे हैं, हेडेक हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, इनसे क्या पता लगाऊँ, फीवर से ज़रूर पता लगा सकता हूँ कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फेब्राइल हो सकती है, लेकिन फिर भी इतना मैं कंफर्म नहीं कर पाऊँगा। आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, देयर इज़ नो हीमोग्लोबिन यूरिया। ओके, जैसे ही नो हीमोग्लोबिन यूरिया दिखा मैं समझ गया कि ये प्रॉब्लम हेमोलाइटिक नहीं है, तो कैसी है, ये फेब्राइल हो गई। ओके, हाइपोटेंशन हो सकता है, यूरिन इज नॉर्मल, द ट्रांसफ्यूजन इज स्टॉप्ड, हाँ वो करना पड़ता है। सिम्टम सबसाइड आफ्टर गिविंग पैरासीटामोल, जैसे ही पैरासीटामोल दी सिम्टम चले गए, गायब हो गए, सबसाइड हो गए। पैरासीटामोल इज एन एंटीपायरेटिक, फीवर था, एंटीपायरेटिक दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। इट मीन्स डेफिनेटली अब मैं कह सकता हूँ कि प्रॉब्लम कैसी थी, फेब्राइल थी, और अगर यूरिन नॉर्मल था तो नॉन हेमोलाइटिक थी। तो अब आप समझ पाओ कि कौन सा आंसर होगा इसके अंदर, तो दैट इज द रिएक्शन। एक्यूट हेमोलाइटिक नहीं हो सकता, एलर्जिक नहीं हो सकता, टाको भी नहीं, ट्राली भी नहीं है, ये कौन सा है, फेब्राइल नॉन हेमोडाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है। ओके, ट्राली कैसे पता करता, अगर वो कोई मेरे को ब्रीदिंग डिफिकल्टी बताने की कोशिश करता ना, लंग्स में कहता है कि यार सांस नहीं आ रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, डिस्पनिया हो रहा है, वीजिंग साउंड आ रही है, तो मैं समझता कि ट्राली है, लेकिन लंग्स का तो कोई इन्वॉल्वमेंट दिया ही नहीं है मेरे को, जस्ट है ना। तो इस क्वेश्चन को अगर आपने सोल्व कर लिया तो डेफिनेटली आप यहाँ पर समझ चुके हैं चीज़ों को कि कैसे चीज़ें भर कर रही है। ये था सारा का सारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। अगर प्लीज़ ये चीज़ें समझ में आई है तो आप अपने नोट्स को मेंटेन करें, रिवाइज करें। कोई डाउट अगर क्वेश्चन है तो आप मेरे से प्लीज़ पूछते रहें। ओके, आज के लिए आई थिंक इतना इनफ होगा। ओके, और मोटिवेशन की तो आपको क्या ज़रूरत है, अगर आप पढ़ते रहेंगे तो दैट इज योर मोटिवेशन। ओके, वेल नए पोस्टर्स मैंने थोड़े से इम्प्लांट किए अपने रूम के अंदर, है ना। अगर आप थोड़े से अगर क्यूरियस है कि कौन से हैं, तो ये थोड़े 3 मूवीज़ के पोस्टर है विच आर माई फेवरेट्स ऑब्वियसली। दैट इज़ द मूवी इज़ द शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी है। आप अगर आपने कभी नहीं देखी तो प्लीज़ देखिएगा। ये F1 मूवी जो अभी लेटेस्ट मूवी आई थी जोसेफ कैरेंस्की की,
हाँ उसका पोस्टर है, ऊपर ही ऊपर जो है वो इंटरस्टेलर का पोस्टर है, क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्टेड मूवी है. सो अगेन वेल दैट्स इट, दैट्स इनफ फॉर टुडे. ओके, बाय बाय, सी यू.